हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं? करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और डेट क्या आज की हमारी? 16 जून 2026। और स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। और डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल क्या है हमारा? पहला आर्टिकल है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। क्यों है न्यूज में? नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने के वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, 2-4 दिन पहले न्यूज में थी। न्यूज में किस वजह से थी? न्यूज में सिंपल सी वजह थी कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये न्यूज में है। ऐसा मोदी जी न्यूज में है मतलब ऐसा क्या हुआ? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे एक बात सुनना जरा सा, बात सिंपल सी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार लगातार सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले। मेरा फिर से टर्म सुनना, लगातार सबसे ज्यादा, लगातार है, कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी में मोदी जी सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है। यहाँ पे अगर बात की जा रही है लगातार की तो मोदी जी का नाम आएगा। नियुक्ति आर्टिकल 5 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी ने यहां से एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या फिर प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। यूपीएससी ने प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा था, याद करना आप जरा। यूपीएससी के अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो यूपीएससी ने यहां से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है या प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, वो आर्टिकल 75 के तहत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और ये प्रधानमंत्री होते हैं सरकार के वास्तविक डिफेक्टो हेड होते हैं। वास्तविक का मतलब होता है सारी जो रियल पावर होती है वो किसके पास में होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख होता है। ये जो मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद, उनका प्रमुख कौन होता है? तो उनका प्रमुख है आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख कौन होते हैं? तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। मैं फिर से पूरा आर्टिकल आपको समझा देता हूं, ये आर्टिकल क्यों आया है न्यूज में। जरा देखना, न्यूज में इस वजह से है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? लगातार जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लगातार की बात हो रही है, ठीक है। लगातार सर्वाधिक कौन रहा है? तो लगातार सर्वाधिक है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी रहे हैं। इन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। वैसे लगातार की बात वैसे की नहीं है, नहीं लगातार की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो जस्ट न्यूज थी। तो यूपीएससी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर कौन रहा था, लंबे समय तक कौन रहा था, ऐसा कोई यूपीएससी नहीं पूछने वाला है। यूपीएससी क्या पूछ सकती है? यूपीएससी प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ सकती है। प्राइम मिनिस्टर की जैसे पूछा था, नियुक्ति की जाती है, चुनाव होता है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? क्या प्राइम मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है इसका कार्यकाल? एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो जब चाहे शब्द है ना, जब चाहे, वो जब चाहे शब्द का मतलब है राष्ट्रपति मन चाहे तब नहीं हटा सकता है। राष्ट्रपति क्या देखेगा? राष्ट्रपति बहुमत देखेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास बहुमत है तो नहीं हटाएगा, अगर बहुमत नहीं है तो हटा सकता है। तो यहाँ पे प्रसाद पर्यंत शब्द को याद रखना है। ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको याद रखनी चाहिए। तो ज्यादा कुछ है नहीं, आर्टिकल डिफिकल्ट नॉर्मल है। ये आपका डी है, डी फैक्टो हेड है। क्या है सर आपका? प्राइम मिनिस्टर। देखो हमारे देश में एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति होता है सरकार का नाम मात्र का हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर होता है आपका सरकार का वास्तविक हेड होता है। ये रियल पावर होती है,
ये नॉमिनल पावर होती है। इसके पास में रियल पावर क्यों है? क्योंकि जनता के द्वारा चुना हुआ है, ये जनता के द्वारा नहीं चुना हुआ है, ये इनडायरेक्ट जनता के द्वारा चुना गया है, इसलिए राष्ट्रपति के पास में ज्यादा पावर नहीं होती है। और क्या है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? यहाँ पे आपका मंत्रिपरिषद है, यहाँ पे आपके राष्ट्रपति है, इन दोनों के बीच में पुल का कार्य करता है। कैसे पुल का कार्य? मान लो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से कोई जानकारी चाहिए कि मंत्रिपरिषद कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो क्या मंत्रिपरिषद के पास में जाएगा? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पास में जाएंगे? नहीं, राष्ट्रपति आपके प्राइम मिनिस्टर के पास में जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर महोदय, मुझे मंत्रिपरिषद से काम निकलवाना है। उदाहरण की बात करें, हमारी जो द्रौपदी मैम है, द्रौपदी मुर्मू जी को राजनाथ सिंह से कोई जानकारी चाहिए। राजनाथ सिंह कौन है? मंत्री है, उनसे कोई जानकारी चाहिए, तो क्या द्रौपदी मैम डायरेक्ट राजनाथ सिंह के पास में जाएगी? नहीं जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? वो मोदी जी के पास में जाएगी। मोदी जी, हमें क्या करना है, राजनाथ सिंह से ये जानकारी चाहिए, आप राजनाथ सिंह से बोल दो। यानी कि क्या कर रहे हैं मोदी जी? एक ब्रिज की तरह कार्य कर रहे हैं, एक सेतु की तरह, एक लिंक की तरह कार्य है वो, लिंक की तरह कार्य है वो मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। सलाह, मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि आप है ना, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति है वो किसी मंत्री की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। किसी मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, ये आपके मंत्री है, इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति खुद की मर्जी से करते हैं? नहीं, राष्ट्रपति जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास में, प्राइम मिनिस्टर इनको बोलते हैं कि जी आप एक काम करो, उमेश चारण को क्या बना दो? उमेश चारण को डिफेंस मिनिस्टर बना दो। राष्ट्रपति बना देंगे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की क्या करते हैं? सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर यह कार्य किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर यह कार्य किया जाता है। ठीक है, और क्या था भाई? संसद को भंग करने का सलाह दे सकता है। संसद को भंग करना है तो भी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, संसद का सत्र बुलाना है तो भी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। प्रमुख अध्यक्षता, चेयरमैनशिप है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। तो फिर से पूरा आर्टिकल आपको समझा देता हूं एक शॉर्ट में। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, कोई अगर है जिसको नोट्स बनाने हैं तो वो कैसे नोट्स बना सकता है? सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पे लिखेगा प्राइम मिनिस्टर। क्या लिखेगा वो? प्राइम मिनिस्टर। क्या लिखेगा? सबसे पहले लिखेगा प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर आपने लिख दिया, ठीक है भाई। सबसे पहले लिखोगे न्यूज में क्यों है, आप न्यूज को यूपीएससी के लिए काम की नहीं है। फिर क्या लिखोगे? प्राइम मिनिस्टर से संबंधित काम की चीज क्या है? सबसे पहला पॉइंट कम था, नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल कौन सा है? 74। दूसरा, काम क्या है प्राइम मिनिस्टर का? काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। ठीक है, सरकार का हेड होता है, सरकार का HED हेड होता है, रियल हेड। ठीक है, सरकार की जो रियल हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ये एक पॉइंट लिख सकते हो। और क्या कर सकता है? लोकसभा भंग करनी हो, लोकसभा भंग करनी हो, लोकसभा डिसॉल्व करनी हो, या लोकसभा डिसॉल्व के अलावा क्या कर सकता है? किसी मंत्री को हटाना हो, किसी मंत्री को हटाना हो, किसी मंत्री की नियुक्ति करनी हो, ये सारी सलाह कौन देगा? ये सारी सलाह वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है। नीति आयोग वगैरह इनके अध्यक्ष भी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर है। तो ये पूरा आर्टिकल था, इसको एज इट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हैंडराइटिंग जैसे बहुत अच्छी है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, काम आएगा आपके, है ना। ले लिया होगा, हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, तारीफ कर सकते हो मेरी, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। एक क्वेश्चन का जवाब देना जरा, है ना, एक क्वेश्चन का जवाब देना। पिछली बार मैंने क्वेश्चन चेक नहीं की थी, इस बार चेक करूंगा पक्का, ट्रस्ट मी। पिछली बार मैंने आंसर चेक नहीं किए थे, इस बार डेफिनेटली चेक करूंगा। तो क्वेश्चन का क्या जवाब देना है? सबसे पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए आर्टिकल कौन सा था? 75 था। तो मुझे राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से आर्टिकल है वो आर्टिकल सारे बताने हैं। राष्ट्रपति से संबंधित कौन, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में की जाती है, राष्ट्रपति को हटाया कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति से जुड़े हुए कौन कौन से अनुच्छेद थे, उन सब के बारे में आपको बताना है। राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे के सारे अनुच्छेद के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी, साइंस
एंड टेक्नोलॉजी का ये क्या है, आर्टिकल है। यूपीएससी प्रीलिम के लिए काम का है। आर्टिकल क्या है, मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी। मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी क्या है आर्टिकल हमारा, मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी। क्या आर्टिकल हमारा, मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी। चलो ठीक है भाई, मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। न्यूज में क्यों है, पर्यावरण द्वितीय संशोधन नियम 2025 के तहत मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी आधारित कास्टिक सोडा संयंत्रों के अपशिष्ट जल को इस सर्वाइकल बायो टेस्ट के पास करना अनिवार्य किया गया है। मतलब क्या हुआ भाई, हालांकि न्यूज कोई खास काम की है नहीं, है ना भाई, इससे क्वेश्चन आ सके ऐसी कोई न्यूज नहीं है, फिर भी अगर जानना हो पर्यावरण, देखो एनवायरमेंट जो होता है ना, हमारा एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, इसके संरक्षण करने के लिए क्या किया गया था, नियम बनाए गए थे। पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए 2025 में कोई नियम बनाए गए थे। अब इस नियमों के तहत क्या हुआ था, इन नियमों के तहत आपका जो कास्टिक सोडा संयंत्र होता है ना, इसका जो अपशिष्ट जल होता है, इसके लिए कुछ टेस्ट वेस्ट की बात की गई थी। मैं फिर से बता देता हूं, आपके ध्यान से सुनना। क्या हुआ यहाँ पे, पर्यावरण संरक्षण द्वितीय संशोधन नियम 2025 की ये नियम है, ठीक है सर। इसके तहत क्या हुआ है, इसके तहत जो अपशिष्ट जल होता है उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तो ये हमारी न्यूज है, जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस वजह से न्यूज थी। ये ज्यादा कुछ काम की नहीं, काम की चीज क्या है, मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी है, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम की है। ये मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है, मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक बार इसको पढ़ते हैं। चलो ठीक है भाई, क्या है मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी। एमसीटी की बात करें, एक आधुनिक तकनीकी है जिसका उपयोग कास्टिक सोडा के उत्पादन में किया जाता है। मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी ये क्या है, एक एडवांस, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसका उपयोग है वो कास्टिक सोडा बनाने में किया जाता है। किसको बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से बात करें तो मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली का उपयोग है वो रासायनिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने में किया जाता है। ये पुरानी यानी कि मरकरी जो होती है, मरकरी की तकनीक की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है। इससे पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित और स्वच्छ तकनीकी माना जाता है, पर्यावरण के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो भाई साहब क्या हुआ है, हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल क्या है, मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी, ये हमारा आर्टिकल है। मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी क्या है, हमारा आर्टिकल है। मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी हमारा आर्टिकल है। कुछ वजह से न्यूज में था, वजह हमारे लिए काम की नहीं है। किस वजह से न्यूज में था, वो वजह हमारे लिए काम की नहीं है। तो हमारे लिए काम की चीज क्या है, हमारे लिए जो काम का टॉपिक है वो होता है मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी। ये मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी क्या है, वो पॉइंट हमारे लिए काम की है। तो अगर बात करें मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी की, तो मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी क्या है, मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी ये एक एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। एक तो एडवांस है और मॉडर्न है। इसमें होता है क्या है भाई साहब, ये जो एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है, इसका जो उपयोग हुआ ना, वो कास्टिक सोडा बनाने में किया जाता है। कहां पर उपयोग होता है, कास्टिक सोडा होता है ना, उसे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम जो हाइड्राइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसे बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसे बनाने में मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी का कहता है। मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली होती है, जो शरीर में झिल्लियां होती है ना, कोशिका की जो झिल्ली वगैरह होती है, उसे मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो उस मेम्ब्रेन जो सेल होती है, उसका उपयोग है वो कास्टिक सोडा बनाने में किया जाता है। ये जो कास्टिक सोडा इससे बनाया जाता है, ये पर्यावरण के लिए थोड़ा फायदेमंद होता है। पहले हम मरकरी वगैरह का उपयोग कर रहे थे, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। अभी हम मेम्ब्रेन सेल का उपयोग करेंगे। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो ध्यान से समझो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब कि क्या चल रहा है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। हमारा जो आर्टिकल है वो है मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी समझते हैं। अब ये मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो देखो दोस्तों, मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी की अगर सिंपल भाषा में बात करें, एक तकनीकी है, एडवांस तकनीकी है। अभी कास्टिक सोडा जैसी जो चीजें होती है, रासायनिक चीजें होती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है। अब ये बहुत सारी चीजों में काम आता है, ठीक है, कई सारी चीजों में इसका उपयोग होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी है, इसका जो यूज होता है, इसका जो उपयोग होता है, ये उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग इसी में होता है। सोडियम जो कास्टिक सोडा वगैरह की बात कर रहे हैं,
इसी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब ये फायदेमंद क्यों है? क्योंकि पहले इसके लिए हम मरकरी का उपयोग कर रहे थे, लेकिन मरकरी हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है और स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए अभी हम मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं। बायो टेस्ट, अब ये बायो एसिड क्या होता है? बायो एसिड टेस्ट क्या होता है? ये एक टेस्ट होता है, इसमें जो आपका अपशिष्ट जल, जो खराब जल होता है, इसमें जो टॉक्सिसिटी होती है, इसे मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि जो अपशिष्ट जल है में मछलियां जीवित रह पाती है या नहीं, अपशिष्ट जल में मछलियां रह पाएगी नहीं। इसका उद्देश्य जल के प्रदूषण प्रभाव का आकलन करना होता है। कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा एक रासायनिक नाम का सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला औद्योगिक रसायनों में से एक है। साबुन बनाने में उपयोग होता है, कागज बनाने में होता है, वस्त्र बनाने में, एल्यूमिनियम है, पेट्रोकेमिकल है, जल शोधन, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। मैं फिर से एक बार पूरा आर्टिकल समझा देता हूं। हमारा आर्टिकल क्या है? आर्टिकल हमारा था मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी, ये हमारा आर्टिकल था। न्यूज में क्यों था? नॉट इंपोर्टेंट। मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है कास्टिक सोडा बनाने में। कास्टिक सोडा बनाने में ये मेम्ब्रेन सेल का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? पहले मरकरी का उपयोग कर रहे थे। मरकरी से क्या होता था? मरकरी हमारे एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद नहीं थी, नुकसानदायक थी, इसलिए अब हम मरकरी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब हम मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था कि भाई जो वर्ड हमने देखा था ना कि ये क्या कर रहा है? अपशिष्ट को हटाने के लिए, अपशिष्ट को हटाने के लिए बायो एसिड टेस्ट को पास करना पड़ता है। क्या लिखा है यहाँ पे? बायो एसिड टेस्ट को पास करना पड़ता। अब ये बायो एसिड टेस्ट क्या होता है? बायो एसिड टेस्ट होता है ये जल की शुद्धता को चेक करता है कि जल है वो शुद्ध है या नहीं है, यानी जल में कितने प्रदूषक है, वाटर में कितने प्रदूषक है। उन प्रदूषकों को चेक करने के लिए, उन प्रदूषकों को टेस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बायो एसिड टेस्ट का उपयोग किया जाता है कि कोई जल है वो प्रदूषक है या नहीं है, इसे चेक है वो बायो एसिड टेस्ट के द्वारा किया जाता है। कास्टिक सोडा क्या होता है? एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? एक रासायनिक है जिसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, एक रासायनिक उत्पाद है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जिसका उपयोग है वो अलग अलग इंडस्ट्री में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है, कई प्रकार के उद्योग होते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम है, वस्त्र है, कागज है, इन सभी जगह पर क्या उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है। ये हमारा दूसरा आर्टिकल था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। क्या है? बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्या है? बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, समझते हैं इसको। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट की पहल की है और सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी, जिसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का भी BESS का भी उपयोग किया जाएगा। न्यूज को छोड़ो, काम कीजिए, देखते हैं। BESS क्या है? बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्या है? BESS एक ऐसी प्रणाली है जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक्स्ट्रा विद्युत होती है, उसे स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद में उपयोग के लिए एक सुरक्षित तरीके से रखती, बाद में इसको सुरक्षित रखती ताकि इसका यूज किया जा सके। ये बिजली उत्पादन और खपत के बीच में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कितना यूज करना है, कितना उसका खपत है, उनको बैलेंस करने में मदद करती है। ये सौर और पवन जैसी नवीनीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ इसका उपयोग अधिक किया जा सकता है। सौर भी नवीन के, बिजली की मांग बढ़ने पर इसे संग्रहित करने का उपयोग किया जाता है। समझाता हूं मैं क्या है भाई साहब। देखो भाई साहब, हमारा जो आर्टिकल है वो है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। क्या आर्टिकल हमारा? क्या आर्टिकल हमारा? बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। तो देखो न्यूज में क्यों है, अगर हम न्यूज की बात करें तो व्हाई इट इज इन द न्यूज। रुको जरा, यहां पे जाना पड़ेगा क्या? ठीक है सर। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। अभी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्या होता है सर? अभी क्या हुआ है, हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की पहल की गई है। पहल ही तोड़ दी मैंने भाई साहब, कुछ पहल वहल की गई भाई, इसका उपयोग करने की कोई बात की गई, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की उपयोग करने की कोई बात की गई है। ठीक है सर, समझ गए।
इसकी कोई काम वाम किया गया है, एग्री करते, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज भी ठीक है। लेकिन सर हमें ये बताओ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली होता क्या है, किसे कहते हैं बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, जो आपकी एक्स्ट्रा विद्युत होती है, जो आपकी एक्स्ट्रा लाइट होती है, क्या चीज एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा लाइट का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा लाइट का मतलब है कि भाई आपने कुछ चीजें है वो एक्स्ट्रा मतलब ठीक है, ये कितनी है मान लो, इसमें मान लो इतना पानी है, ठीक है, इतना पानी है, आपको कितना, आपको इसमें मान लेते हैं 100 लीटर पानी है, आपको केवल 10 लीटर पानी की जरूरत है, तो 90 लीटर पानी कहीं स्टोर तो रहना चाहिए ताकि वो खराब ना हो जाए। 90 लीटर जो पानी है वो स्टोर तो रहने ताकि कहीं खराब ना हो जाए, है ना, कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए स्टोर तो रखना चाहिए। तो ये क्या करता है, मान लो इसमें 100 गीगावाट है, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, अपन को केवल 10 गीगावाट की आवश्यकता है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टोर करके रखेगा ताकि वो खराब ना हो जाए, क्या ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ऐसे तो खराब हो जाएगी, ताकि वो खराब ना हो जाए, सुरक्षित तरीके से पड़ी रहे, इस वजह से इसे संग्रहित कर इसको स्टोर किया जाता है इस प्रणाली का उपयोग करके। देखो फिर से सुनो, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा लाइट पड़ी है, एक्स्ट्रा लाइट पड़ी है, उस एक्स्ट्रा लाइट को सुरक्षित रखा जाता है इस प्रणाली के तहत, उस एक्स्ट्रा लाइट को क्या कहा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ताकि आपको आवश्यकता कितनी है, नीड कितनी है, नीड कितनी है और कितनी हमें उत्पादन करना चाहिए, उन दोनों के बीच में बैलेंस बना रखे, ठीक है। तो बैटरी जो बात कर रहे थे हम BESS की, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की बात कर रहे थे, तो ये एक तकनीकी है, एक सिस्टम है जिसमें क्या होगा, आपको नीड कितनी है, आपके पास एक्स्ट्रा कितनी है, उस एक्स्ट्रा को हम स्टोर करके रखेंगे, जब जरूरत है तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत है तो स्टोर करके रखेंगे, भविष्य में उसका उपयोग करेंगे। तो ये आपका बैटरी ऊर्जा स्टोरेज प्रणाली है। इसमें ठोस रिचार्जेबल बैटरियां होती है, ऐसी बैटरियां होती है जिसको चार्ज कर लो, जैसे भाई आपके पास में पावर बैंक नहीं होता, पावर बैंक, पावर बैंक ये क्या है, ये पावर बैंक है, ये आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल को 100% आपने चार्ज कर लिया है, साथ में पावर बैंक को भी 1000% 100% चार्ज कर लिया है। अब मोबाइल डिस हुआ 90%, वापस 10% चार्ज को 100% हो जाएगा और ये बाद में स्टोर रहेगा। तो एक प्रकार का पावर बैंक है, एक्स्ट्रा चीज एक्स्ट्रा करको, जब जरूरत पड़ेगी तब इसका उपयोग करके रखेंगे, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तब इसका उपयोग करेंगे। ये इस प्रकार की आपकी बैटरी होती है, इस प्रकार का पूरा सिस्टम होता है। तो बैटरी ऊर्जा रक्षा प्रणाली यही था, जो अभी BESS के बारे में बात कर रहे थे वो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है सर। डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी रिसोर्सेस क्या होता है भाई, DER क्या होता है, ये छोटे छोटे जगह को, ठीक है, बस इतना ही काम का था, ठीक, इतना ही काम का था, ज्यादा कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो डार्क पैटर्न के बारे में है। क्या होता है भाई डार्क पैटर्न, लिखो यहाँ पे, अगला आर्टिकल हमारा है डार्क पैटर्न। अब ये क्या होता है डार्क पैटर्न, जरा समझो इसको। डार्क पैटर्न की बात करें तो हाल ही की रिपोर्टों में पाया गया है कि डार्क पैटर्न के कारण भारतीय ऑनलाइन खरीदार हर वर्ष में काफी सारा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है भारत वाले लोगों को। तो डार्क पैटर्न होता क्या है, डार्क पैटर्न में ऐसी भ्रामक डिजाइन या तकनीक है जिनका उपयोग वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किया जाता है। इनका उद्देश्य होता है उपयोगकर्ताओं को ऐसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना, भ्रमित करना जो सामान्यतः नहीं करना चाहते। इससे उपभोक्ता अनजाने में पैसे खर्च कर देता है और अपनी निजी जानकारी है वो साझा कर देता है। समझाता हूं मैं तुमको कैसे हो सकता है। बास्केट स्कैनिंग, इसमें खरीदारी के दौरान बिना अनुमति के कार्ट में कोई अतिरिक्त वस्तु वगैरह है जोड़ दी जाती है। और क्या होता है, कन्फर्स शेमिंग, उपयोगकर्ता को किसी विकल्प को अस्वीकार करने, अपराध बोध या शर्म महसूस करवाने की किया जाता है कि आप सच में ये ऑफर छोड़ना चाहते हैं। फिर क्या होता है, फोर्स एक्शन, किसी सेवा का उपयोग करने के लिए अनावश्यक व्यक्तिगत जानकारी देना अनिवार्य कर दिया जाता है। नियम रेगुलेशन, पहले मैं आर्टिकल को क्लियर करता हूं देखो आर्टिकल क्या हमारा, डार्क पैटर्न, ये आर्टिकल है। अब क्या होता है, एक कंपनी है जिसका नाम है PW, फिजिक्स वाला, ठीक है। अब ये फिजिक्स वाला क्या करती है, आप इसकी एप्लीकेशन पे जाओ, एप्स पे जाओ, ठीक है, एप्लीकेशन पे गए, आपको 1000 रुपये का कोई कोर्स खरीदना है, एग्जाम्पल के लिए आप 1000 रुपये का कोई कोर्स खरीदना, आप 1000 रुपये का कोर्स खरीदने के लिए गए, यहाँ पे गए, आपने कार्ड नंबर सारी डिटेल वगैरह डाली, 1000 रुपये ऐड किए, फाइनली जब पेमेंट करने आओगे ना, पेमेंट करने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, 1000 के ऊपर 10 रुपये ऐड हो जाएंगे। अब ये 10 रुपये ऐड क्यों हो गया,
यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक मार्क किया गया। मैं फिर से सुनाता हूँ, ध्यान से देखना जरा। क्या होता है भाई साहब, ये आपका मोबाइल है, ठीक है, ये आपका मोबाइल है, इसमें ये कीबोर्ड नीचे चल रहा है। आप फिजिक्स वाला आपके एप्लीकेशन पे गए, उन्होंने ये किया था, इस वजह से उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे गए, यहाँ पे कार्ड वार्ड नंबर होता है, यहाँ पे बोला कि यार ये 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, ये 100 रुपये की कोई चीज़ है। आप ये 100 रुपये का मान लो कोचिंग है PW फिजिक्स वाला, आप खरीद लो। आप खरीदने गए, 100 रुपये गए, आप फ़ोन पे में गए, 100 रुपये पेमेंट करना था, लेकिन जैसे आप पेमेंट के लिए गए ना, तो वहाँ पे 110 हो जाएगा। अब ये 10 रुपये कैसा था, यहाँ पे एक छोटा सा टिक मार्क था, ऑटोमेटिक ऑन था, ऑटोमेटिक पहले से ऑन है, आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता ये पहले से ऑन है, तो ये पहले से ऑन होता है। आगे लिखा होता है क्या आप डोनेट करना चाहते हो, आप क्या ये करना चाहते हो, आप क्या वो करना चाहते हो, कुछ भी कारण देखिए 10 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये हो सकता है, कभी कभार 1 रुपया हो सकता है, 2 रुपया हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो 1 रुपया हो गया है ना, फिजिक्स वाला ने डाल दिया कि 1 रुपया ऐड हो गया है। तो आप जब पेमेंट करने जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे 100 रुपये था, लेकिन 100 रुपये की जगह 101 कर दिया है। 1 रुपये के लिए आप मगजमारी करोगे भी नहीं, आप फाइनल क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। लेकिन इसको कितना फायदा हो रहा है फिजिक्स वाला को, आपने एक जने ने किया है, फिजिक्स वाले पे कितने लोग हैं, करोड़ लोग हैं, करोड़ लोग 1 रुपया देते हैं, उसको करोड़ों रुपए चले जाते हैं। तो ऐसे करके फिजिक्स वाला को कितने 20-30 करोड़ का फायदा हो गया है, कितने करोड़ रुपए का फायदा हो गया है। फिजिक्स वाले के लिए फायदा है, आपके लिए 1 रुपये का नुकसान है, और आपको पता भी नहीं था। धोखाधड़ी हुई है साफ साफ, ये तो क्या है, धोखाधड़ी तो है। आपको इस चीज की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हमारा 1 रुपया है वो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ना, आपको कोई आइडिया नहीं है। और फिजिक्स वाला क्या कर रहा है, फिजिक्स वाला आपका 1-1 रुपया ले रहा है, ऐसे करके जनता को साथ में धोखा कर रहा है। तो ये क्या है, मिसलीडिंग है, गलत जानकारी दी जा रही है, धोखाधड़ी हो रही है। तो ये डार्क पैटर्न ही तो है, आपको आइडिया नहीं था, है ना, आपकी मर्जी नहीं थी। तो इस प्रकार के जो पैटर्न होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, उन सभी को डार्क पैटर्न कहा जाता है, जहां ग्राहक का कोई शौक ही नहीं था। अब ये क्या होता है, बड़े बड़े शोरूम वगैरह में जाते हो, ठीक है, बड़े बड़े शोरूम वगैरह में जाते हो, मान लेते मैं कहाँ चला गया हूँ, जारा के शोरूम में गया हूँ, ठीक है, जारा के शोरूम में मेरे को देख के ही ऐसे इनका ये वो खड़ा था, इनके जो भी इन पे काम करने वाले स्टाफ थे ना वो खड़े थे। मैं जैसे एंट्री किया यहाँ पे, मेरे को देख के अरे यार ये आ गया, इसके बस की बात ही नहीं है, ये कैसे परचेज करेगा, इसकी औकात ही नहीं है। अब मेरे को क्या आएगी, शर्म आएगी, शर्म के मारे मैं कोई चीज ले लूंगा। तो ये क्या है, डार्क पैटर्न ही तो है। तो आप जैसे ऑनलाइन कोई चीज खरीदना जाते हो, ऊपर आता है ये क्या आप छोड़ना चाहोगे, ये ऑफर आप छोड़ना चाहोगे, गरीबों की मदद नहीं करें, आपको फोर्स किया जा रहा है, आपके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है आपको। हालांकि हम ढीठ लोग ऐसे बर्डन से नहीं डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल खेलते हैं जिसके हमारी गलती अनजाने में जाने में हमसे गलतियां हो जाती है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे डार्क पैटर्न है। तो डार्क पैटर्न क्या होता है भाई साहब, डार्क पैटर्न ये होता है कि इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ऐड को, इस प्रकार से अपनी जो सिस्टम होता है उसको डिजाइन किया जाता है कि हमें आइडिया ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि भाई क्या चीजें चल रही है, और अनजाने में हम क्या करते हैं, अनजाने में अपने पैसे हैं वो गंवा बैठते। इन चीजों को क्या कहा जाता है, इन सबको डार्क पैटर्न कहा जाता है। समझ में आ गया डार्क पैटर्न, डार्क पैटर्न सबको समझ में आ गया, इजी सा था, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं, डार्क पैटर्न सिंपल है यार, इतना लोड मत लो, ठीक है, लोड मत, इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसको हमने इकोनॉमी में पढ़ा था, आपको याद हो तो, इकोनॉमी हम इसको पढ़ते भी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 और सुप्रीम कोर्ट नियम SCR के बीच में कोई टकराव हो तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ही प्रभावी होंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, एक सुप्रीम कोर्ट के नियम है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, इन दोनों को दुश्मन होता है, तो जीतेगा कौन, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वो जीतेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा, इस वजह से न्यूज में है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हमारे लिए बहुत काम का है, इकोनॉमी हम पढ़ते भी हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक क्या है, एक कानून है एक प्रकार का, 2016 में लाया गया था। अब इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालिया, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी का मतलब है दिवालिया, यहाँ पे देखो दिवालिया, इसे कहा जाता है इंसॉल्वेंसी, यानी कोई व्यक्ति कैसा हो चुका है, उसका दिवाला निकल चुका है, यानी कि वो कैसा हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है। किसी व्यक्ति ने लोन लिया था, लोन चुकाने के लिए उसके पास में क्या बचा है, पैसे बचे ही नहीं है, वो दिवाला हो चुका, अब वो लोन नहीं चुका सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है, दिवालियापन कहा जाता है। तो कुछ लोग क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं लेकिन लोन चुकाते नहीं है, इससे क्या हो जाता है, इससे बैंकों का जो लोन होता है वो NPA में बदल जाता है। NPA यानी कि नॉन
परफॉर्मिंग एसेट में बन जाता है, गैर निष्पादित संपत्तियों में बदल जाता है, बैंक वालों को नुकसान होता है। तो बैंक वाले क्या चाहते हैं? बैंक वाले चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया था कुछ भी करके हमारे जो लोन के पैसे हैं वो वापस मिल जाए। इसके लिए सरकार ने प्रयास किया था और प्रयास के तहत सरकार है वो 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आती है, दिवाला संशोधन अक्षम संहिता वाला एक नियम लेके आती है। इसका उद्देश्य था कंपनियों की, जो कंपनियां होती है साझेदार फर्म होते हैं, व्यक्तियां होती हैं जिनका दिवालियों में नाम है, उनका टाइमलाइन, एक टाइम बाउंडेशन है, उसके अंतर्गत है वो समाधान करना। ऐसा नहीं कि भाई अब 5 सालों तक, 10 सालों तक, 50 सालों तक काम करो, ऐसा नहीं है। एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत क्या करना है? समाधान करना है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई काम नहीं करना है, एक लिमिटेड टाइम के लिए आपका समाधान करना है। इसके लिए देखो ये क्यों आया था, आपको पता है कि एनपीए की समस्या वो बढ़ गई थी 2012 के बाद में। एनपीए की समस्या है वो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या वो लगातार बढ़ती जा रही थी। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या वो बढ़ती जा रही थी, इसे रोकने का कोई तो प्रयास करना चाहिए था। तो इसी के लिए सरकार के द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया जाता है, आईबीसी लगाया जाता है। आईबीसी के द्वारा ही ये एनपीए की समस्या है उसे कुछ हद तक तो ठीक किया जाता है। हालांकि पूरा ऐसे नहीं कहूंगा कि पूरा एकदम ड्रास्टिकली चेंज आ गया था, पर कुछ हद तक तो ये फायदा है वो एनपीए का देखने को मिला था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का हमें कुछ फायदा देखने को मिला था। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। इससे क्या होता है? बैंक जो लोन देती है उसे चुकाने में बैंक को हेल्प मिल जाती है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के 4 स्तंभ यानी कि 4 पिलर पर टिका हुआ है। ये आपका कोई मकान है, ये मकान की कैसे 4 पिलर होते हैं, 1 पिलर, 2, 3, 4 पिलर होते हैं। इसी प्रकार से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इसके भी कितने पिलर है? इसके 4 पिलर है। देयर इज 4 पिलर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कौन कौन से 4 पिलर है, क्या याद रखना चाहिए? डेफिनेटली आपको प्रीलिम के लिए, यूपीएससी प्रीलिम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से यूपीएससी प्रीलिम है वो क्वेश्चन पूछ सकती है। तो पहला पिलर कौन सा है? पहला आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई यानी कि आईबीसी। ये क्या करती है? नियामक रेगुलेटर होती है जो पूरी प्रक्रिया की क्या करती है? निगरानी करती है। फिर से ध्यान से सुनना, देखो भाई साहब, हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में बात कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या होता है? बैंक वाले किसी को लोन देते हैं, लोन वापस समय पर नहीं चुकाया जाता है, ठीक है, टाइम पे लोन वापस नहीं मिलता है, तो ये बैंक वालों के लिए दिक्कत कर सकता है। बैंक ने जो पैसे दिए थे अब वो एनपीए बन चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करने के लिए सरकार प्रयास करती है और इसी के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आती है। अब इसके जितने 4 पिलर है, 4 इसमें मतलब 4 प्रकार की प्रणालियां होती है जो काम करती है। पहला एक इसमें क्या होता है? इसमें एक बोर्ड होता है, ये आपकी आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। इसमें पहला पिलर क्या है? पहला पिलर इसमें बोर्ड है। एक पहले में क्या है? एक बोर्ड बना हुआ है, एक ऐसा मैनेजमेंट टीम बनी हुई है। उस टीम का काम क्या है? इस टीम का काम है पूरी रेगुलेट करना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करना कि कोई कैसे काम करेगा, किसको क्या करना है, कैसे पैसे चुकाने। तो पहले का काम है रेगुलेट करना। दूसरे का काम क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक ऐसा व्यक्ति होता है पूरी, जैसे कि मान लो मैं हूं, मेरी बैंक थी कोई, एग्जांपल के लिए ए नाम का कोई व्यक्ति, आप हो, आपकी कोई बैंक थी। अब आपको क्या करना है? आपकी बैंक थी, आपकी बैंक में किसने पैसे ले लिए थे, वो वैसे वापस नहीं कर रहा है। आप मेरे पास आए, मैं कौन हूं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हूं। आप मेरे पास में आए, मैं क्या करूं? एक व्यक्ति को अपॉइंट करूंगा, एक व्यक्ति को अपॉइंट करूंगा। समझो यहां पे ये क्या है? एक बैंक है, बैंक से किसने लोन लिया है। अब लोन लिया है बैंक के पास, ठीक है सर, आपको क्या करना है? ये नाम का व्यक्ति लोन लेके गया है लेकिन पैसे नहीं दे रहा था। आप कहां जाओगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के पास में जाओगे। ये क्या करेगा? एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा, एक आदमी है, इसको क्या करेगा? नियुक्त करेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंटर कहते हैं, जो उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। इसको अपॉइंट किया जाएगा। उसका काम क्या होगा? उसका काम सारी प्रोसेस को देखना होगा। ये जो आदमी है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक आदमी होगा जिसे हम आईपी कहते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं। इसका काम होता है इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करना। भाई कोई कैसे क्या काम करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम किसका होता है? वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का होता है। फिर होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है? सारी जानकारी को इकट्ठा करना कि कौन सा व्यक्ति था, उसने कहां से लोन लिया था, कितना लोन लिया था, किस किस बैंकों से लोन लिया था, क्यों लोन नहीं चुका रहा है।
तो ये जो क्या होती है, जानकारी का उपयोग करना, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब जो जानकारी है उसका उपयोग करना, तो जानकारी का उपयोग किया जाता है। लास्ट में क्या होता है, एडजस्टिंग अथॉरिटीज, इसमें क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होती है, एक मान लो एक क्या होती है अपने कोर्ट जैसी होती है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, कोर्ट होता है, बाकी कोर्ट होते हैं, उसी प्रकार से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है, एक कोर्ट जैसा होता है, जो या तो क्या करता है, समाधान करवाता है ना, कि दोनों पक्षों के बीच में समाधान करवा देता है, या क्या कर देती है, बोल देती है भाई तुम है ना लोन नहीं चुका पा रहे हो, तुम्हारी जो कंपनी वगैरह है वो गिरवी रख दी जाएगी, उसकी नीलामी कर दी जाती, तो ये सारी चीजें की जाती है। तो हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, इंसॉल्वेंसी कोड के बारे में बात कर रहे थे, जो कि 2016 में आया था। इसकी 4 चीजें थी, 4 कौन कौन सी थी, इसके 4 स्तंभ थे। पहला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया था, दूसरा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था, जिसका काम था क्या, सारी चीजों को देखरेख करना, फिर इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी जुटाना, फिर लास्ट में क्या बोलते हैं एडजस्टिंग अथॉरिटी थी, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल थी, जो सारी चीजों को देखरेख करने का काम है वो करती थी। नेक्स्ट आपका है धूल भरी आंधी, डस्ट स्टॉर्म कहा जाता है। हाल ही में दिल्ली के आसपास में ये सारी घटना देखने को मिली थी, जहां पर धूल भरी आंधी हमें देखने को मिलती है। धूल भरी आंधी क्या होती है भाई साहब, धूल भरी आंधी तेज हवाओं की होती है, उसमें कई सारी धूल वगैरह होती है, तो वो धूल भरी आंधी कहलाती है। ठीक है सर, इसमें क्या ही पढ़ोगे यार, भारत में धूल भरी आंधी चलती है कहां पर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में। वातावरण को क्या फर्क पड़ता है, वातावरण में कई सारे धूल के कण है वो चले जाते हैं, बादलों में चले जाते हैं, जिससे वर्षा पे भी असर होता है, वातावरण पे असर होता है, जुकाम वगैरह, शरीर पे भी मतलब बुखार वगैरह भी आ सकता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, तो ज्यादा कुछ रटने वाला नहीं है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, देखो भाई क्या हुआ है, भारत का मैप बनाता हूं मैं, ठीक है, ये हमारा भारत है, ऊपर वाला कभी सही बनता नहीं है, ये हमारा भारत है, ये आपका दिल्ली है। इन रीजन में क्या देखने को मिलता है, गर्मियों के दिनों में हमें धूल भरी आंधियां दिखाई देने को मिलती है, धूल भरी आंधी होती है, इससे क्या होता है, वातावरण दिखता दृष्टिबोधित है, दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, इससे कई सारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, शरीर को भी नुकसान होता है, क्योंकि शरीर में कहीं मिट्टी विट्टी चली जाती है ना, बीमार पड़ जाते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। धूल भरी आंधी ऐसे आर्टिकल रटने वाला कोई चीज है नहीं, बेसिक आइडिया सबको पता है, नाम से सिद्ध हो जाता है, तो ऐसे नहीं कि रट्टा मारा ही बैठने जाओ फिर मूर्खता है। नेक्स्ट क्या होता है, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये लैंड पोर्ट क्या है भाई साहब, अभी न्यूज में आया है, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है भाई साहब, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। भारत सरकार ने स्मार्ट बॉर्डर्स इनिशिएटिव के तहत लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। क्या होता है सर ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, किसे कहा जाता है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम बात करें लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, इसका उद्देश्य भारत के भूमि बंदरगाहों जो लैंड पोर्ट्स होता है उसका डिजिटल, एकीकृत और रियल टाइम प्रबंधन करना। लैंड पोर्ट भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित एक निर्धारित क्षेत्र होता है, जिसमें सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, इमिग्रेशन जांच केंद्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है। सड़कों या रेल के माध्यम से आने जाने वाले यात्रियों की क्या किया जाता है, जांच की जाती है। ठीक है, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें होती है। विशेषता क्या है, इसमें केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, जिसमें लैंड फॉर्म अथॉरिटी होगी एक, उसके द्वारा विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य माल या यात्रियों के बीच में क्या करें, आवाजाही सरल हो और रियल टाइम में डेटा है वो चेक किया जाए। विशेषता क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो से सभी सारी चीजें अवेलेबल होगी, रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगा और सारी टेक्नोलॉजी वगैरह का उपयोग है वो किया जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी क्या होती है, इसकी स्थापना लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2010 का जो अधिनियम उसके तहत की जाती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलो मैं पूरा आर्टिकल को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक पर, हम बात करते हैं लैंड पोर्ट अथॉरिटी के बारे में। लैंड पोर्ट होते क्या है, ये भारत का मैप है, अच्छे से समझो। ठीक है सर, यहाँ पे क्या हमारा, ये क्या हमारा समंदर है, समंदर के पास में जो भी पोर्ट होगा उसे क्या कहोगे, सी पोर्ट कहोगे ना, जो समंदर से पास में। अगर समंदर है और समंदर के पास में ही कोई पोर्ट है तो डेफिनेटली उसे सी पोर्ट कहोगे। लेकिन अगर ये मान लो हमारा पंजाब है, ये राजस्थान है, ये नेपाल में पूरा यूपी है, बिहार है, यहाँ पे ये बात करते हैं, ये पूरी म्यांमार वगैरह की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, तो समंदर थोड़ा ही है, नहीं है समंदर, लेकिन इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास में तो सामान की आवाजाही तो होती होगी, सामान एक देश से दूसरे देश जाता होगा, भारत यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है,
अब इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए क्या काम किया जाए? तो भारत सरकार ने ये जो बॉर्डर है ना, इसे कहा है लैंड पोर्ट, यानी कि यहाँ समंदर से जहाज आता है, जैसे जहाज जब आता है उसमें सारी चीजें चेक की जाती है कि भाई क्या है क्या नहीं है, पूरे तरीके से इसकी जांच की जाती है, कितना सामान है, उस पर जो भी टैक्स वगैरह लगना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सारी चीजें लगनी होती है, वो सारी चीजें चेक की जाती है। इमिग्रेशन कैसा होता है भाई, जहाज जब आएगा सारी चीजें जांच होगी। तो अब भारत सरकार कहती है कि भाई साहब जहाज समंदर के मामले में हम कर रही थे, अब हम यहाँ पर भी करेंगे। हमारी लैंड है ना, लैंड धरती, उस धरती में भी हम पोर्ट अगर बनाएंगे, क्या करेंगे, सारी चीजों की जांच करेंगे कि अगर कोई यहाँ से सामान म्यांमार से लेके भारत में आ रहा है, उसकी जांच करेंगे, क्या सामान लेके आ रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है, कितना लगा रहा है, क्या चीज है, यानी कि सारी चीजें जांच होगी। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, रियल टाइम डेटा का उपयोग किया जाएगा। सिंपल भाषा में कहूँ तो पहले समंदर जब थे तो समंदर के माध्यम से जो भी व्यापार वगैरह होता था उसकी पहले जांच की जाती, पूरी अभी भी जांच की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो व्यापार होता था इस तरह लैंड पे होता था, उसकी इतनी जांच नहीं होती थी। अभी होम मिनिस्ट्री ने सिस्टम किया है कि भाई यहाँ पे भी कोई होगा, सब कुछ जांच होगी। पहले टाइम ज्यादा लगता था, उस टाइम को कम करेंगे, इजी सिस्टम करेंगे, इस तरीके से हम सारी चीजें जांच में लाएंगे और उस पर काम करेंगे। तो ये हमारा लैंड पोर्ट, उसके समझ लैंड पोर्ट तो जो था उससे संबंधित था। लैंड पोर्ट एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है एक संस्था है, एक अधिकरण है, मतलब जो देख रेख करने वाला होता है उसे अथॉरिटी कहा जाता है। भाई ये हमारी अथॉरिटी है। तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी जो लैंड पोर्ट को देख रेख करने का काम करेगी, इसे लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी स्थापना है वो 2010 में हुई थी। एक लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था, एक कानून आया था, उस कानून के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि ये कैसी बॉडी है? ये एक आपकी सांविधिक, संवैधानिक नहीं, सांविधिक बॉडी है। कैसी बॉडी है? यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय स्टैच्यूटरी बॉडी है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। काम क्या होता है? इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट करना। चेक पोस्ट का मतलब यही होता है, आप नेपाल से भारत में आओगे, भारत से नेपाल जाओगे, बांग्लादेश भारत वगैरह, तो उनको जांच करना, देख रेख करना, ये सारा काम होता है। इसमें भूमि के जो बंदरगाह होते हैं उनका प्रबंधन करना, उनकी निगरानी करना, ठीक है, उनका आधुनिकीकरण करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल है वो है कोल एक्सचेंज से संबंधित आर्टिकल है। क्या आर्टिकल है? कोल एक्सचेंज से संबंधित आर्टिकल है। क्या है भाई ये कोल एक्सचेंज? कोयला मंत्रालय ने कोल एक्सचेंज रूल 2026 अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य कोयले के व्यापार में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और मूल्य निर्धारण, प्राइस क्या करते हैं डिस्कवरी में सुनिश्चित करना है, उसकी बेहतर करना, उचित करना है। कोल एक्सचेंज की बात करें तो क्या होता है? कोल एक्सचेंज एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। इसमें कोयले के खरीदार और विक्रेता सीधा व्यापार कर सकेंगे। कोयले की खरीद बिक्री क्या होगा? उसका कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल माध्यम से होगा और कोयले की कीमतें बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होगी। समझाता हूं मैं क्या चीज आर्टिकल है। आर्टिकल है कोल एक्सचेंज के बारे में। कोल एक्सचेंज क्या होता है? कोयले का एक्सचेंज करना। ये मेरे पास में कोयले हैं, ये आप ले लो, आपके पास में कोयले हैं, वो मुझे दे दो। इन सब के लिए क्या होता है? वो नियम बने होते हैं भाई, किस पर कैसे आपको कोल एक्सचेंज करना है, कैसे कोल आपको लेने हैं, कैसे देने हैं, खरीदने बेचने हैं। इनसे सबसे संबंधित क्या होते हैं? एक नियम बने हैं, एक कानून बने होते हैं, तो जिसे कोल एक्सचेंज को अभी कुछ नए नियम हैं उनको जारी किया है गृह मंत्रालय के, सॉरी कोयला मंत्रालय के द्वारा। अब ये क्यों जारी किए गए हैं? ये इस वजह से जारी किए गए ताकि कोयला का जो आदान प्रदान होता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से सारा काम चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता सारी चीजें देखने को मिलती है कि भाई कितना कोयला है, इसकी प्राइस क्या है, ठीक है, कैसे मैनेज करना है, इन सब से क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट होना चाहिए, पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए ताकि सारी चीजें ऊपर नीचे ना हो। कोल एक्सचेंज के बारे में बात करें तो कोल एक्सचेंज एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। अब कोल एक्सचेंज के लिए क्या होगा? जैसे वेबसाइट होती है भाई थिंकर आईएस है, ठीक है, ये क्या है? यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उसी प्रकार से जो कोल एक्सचेंज होगा वो क्या होगा? ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब जो रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है वो नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब होता है भाई साहब एक ट्रेडिंग का, जैसे अमेजोन है, ठीक है, वो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही तो है। इसी प्रकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहां से आप कुछ चीजें खरीद सकते हो, कुछ चीजें बेच सकते हो। ये सारी चीजें ऑनलाइन के माध्यम से होगी ताकि पारदर्शिता रहे। भाई इतने की चीज है, इतने की मिल रही है, वो व्यक्ति है खरीद रहा है, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो, भेदभाव जैसी नहीं हो। सरकार है उसमें धांधली कर रही है, धांधली को रोके जाने की बात की जा रही है। एलिजिबिलिटी क्या है भाई साहब, कैसे होगा?
अगर किसी व्यक्ति को, जैसे कि मेरे को क्या करना है, यूट्यूब चैनल बनाना है, क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मेरे पास एक जीमेल होनी चाहिए, है ना, एक फोन होना चाहिए, एक सिम होनी चाहिए, सिम हो ना हो, ये सारी चीजें हो तो मैं यूट्यूब खोल सकता हूँ। मान लो मुझे अमेजोन जैसा एक प्लेटफॉर्म खोलना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो कुछ चीजें चाहिए होती हैं। उसी प्रकार से भाई साहब आपको कोल एक्सचेंज के लिए क्या करनी है, कंपनी खोलनी है। भाई मेरी जो साइट है, मान लेते हैं कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूं जहां से आप किताबें खरीद सकते हो, नोट्स खरीद सकते हो, पेन खरीद सकते हो। उसी प्रकार से मैं एक वेबसाइट बना जहां से कोयले खरीद सकते हो। तो अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी जहां से कोई कोयला खरीद सकता है, तो उसके लिए मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए, कोयला खरीदने के लिए, कोयला बेचने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म खोलने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन है वो 2013, यानी कि कंपनी जो अधिनियम है, एक कंपनी अधिनियम है 2013 में बना हुआ, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। कंपनी में ड्यू होना चाहिए, क्या होता है डॉक्यूमेंट, डिमोनेटाइज क्या होता है भाई साहब, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और ओनरशिप है वो व्यापारिक अधिकार के अलग अलग होनी चाहिए, मतलब आप स्वामित्व अलग है, व्यापारिक अधिकार, एक मालिक हो, एक आप व्यापार भी कर, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। कंपनी में कम से कम 50 करोड़ की होनी चाहिए, थोड़ी अमीर कंपनी होनी चाहिए, गरीब नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, पारदर्शिता होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, बहुत सारे फायदे इससे देखने को मिल सकते हैं। ये सारे फायदे इसके तहत देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है एपीक्लोरोहाइड्रिन के बारे में। क्या आर्टिकल है, एपीक्लोरोहाइड्रिन के बारे में है। क्या आर्टिकल हमारा, एपीक्लोरोहाइड्रिन के बारे में। भाई साहब एपीक्लोरोहाइड्रिन क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल के चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एपीक्लोरोहाइड्रिन। क्या है आर्टिकल हमारा, एपीक्लोरोहाइड्रिन। फिर से बोलो एपीक्लोरोहाइड्रिन, फिर से बोलो एपीक्लोरोहाइड्रिन। चलो जरा क्या होता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार टी बैग के लिए मानक जारी किए हैं। इन मानकों में एपीक्लोरोहाइड्रिन जैसे हानिकारक रसायनों उपयोग को रोक लगाई गई है। यानी कि हमारे होते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आप कोई भी सामान वगैरह लाते हो, कोई भी चीज ला के आते हो, उस पर इस प्रकार का एक ग्रीन कलर का लोगो होता है, वो क्या है, BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। यानी कि भारत के जो खाद्य चीजें होती है, जो अलग अलग चीजें होती है, क्या वो खाने लायक है कि नहीं है, जो पीने लायक है कि नहीं है, उन पे लोगो लगा होता है। लोगो किसका होता है, वो BIS का होता है, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का वो लोगो होता है। भाई ये चीज काम की है, ये चीज काम की नहीं है। तो अभी क्या किया है, अभी आपका जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने पहली बार जो टी बैग होते हैं, जो चाय के बैग होते हैं, उसके लिए क्या किया है, उसके लिए ये चीज की है कि भाई साहब आप है वो एपीक्लोरोहाइड्रिन होते हैं, उस प्रकार के हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं कर सकते। जो चाय वगैरह होती है उसमें आप इस प्रकार के ये जो एपीक्लोरोहाइड्रिन है, ऐसे हानिकारक रसायनों का, केमिकल का उपयोग नहीं करोगे। एपीक्लोरोहाइड्रिन क्या है, एपीक्लोरोहाइड्रिन एक रासायनिक, एक केमिकल कंपाउंड है, जो एक प्रकार का क्या होता है, जो एपोक्साइड होता है, जिसमें क्लोरीन उपस्थित होता है। इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है और इससे शरीर को काफी नुकसान होता है। इसका उपयोग है वो एपोक्सी रेजिन में किया जाता है, सिंथेटिक ग्लिसरीन में किया जाता है, कई जगह इसका उपयोग किया जाता है, रंगीन वगैरह होता है, नुकसानदायक बहुत ज्यादा होता है। तो अगर फिर से आर्टिकल को समझना है, आर्टिकल हमारा एपीक्लोरोहाइड्रिन के बारे में है। न्यूज में इस वजह से कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसे अभी बैन करने की बात की, यानी कि चाय के ठेले वगैरह में इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। एपीक्लोरोहाइड्रिन क्या है, एक रासायनिक है, अलग अलग जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा आज के करंट अफेयर की न्यूज थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको याद होनी चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो क्वेश्चन वगैरह पूछे उसका जवाब डेफिनेटली देना है। तो 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो आपको राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल बताने हैं, उससे संबंधित सारे आर्टिकल बताने हैं। और क्या क्वेश्चन था हमारा, एक तो उसके बारे में बताना है, कोल एक्सचेंज के बारे में तो ठीक है, मैं रहने दो। भारत के पोर्ट है ना, पोर्ट कितने पोर्ट है हमारे, पोर्ट का बारे में बताना। मेजर बड़े पोर्ट कितने हैं, बड़े पोर्ट भारत में कितने हैं, इसके बारे में बताना है भारत में। और मैं कमेंट जरूर चेक करूंगा, पहले मैंने अब जरूर करूंगा। पहले राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल बताने आपको, जो देखता है सबको बताने। मैं ग्रुप में पूछूंगा, हमारे ग्रुप में जो है व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, उन सबसे पूछूंगा कॉल करके के। तो पहला, ठीक है, रीचा, वर्षा, जो है, ममता जी, और कौन है, त्यागी जी, और कौन है, जो व्हाट्सएप में नाम मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, वो गुंजन, जो व्हाट्सएप में जुड़े हुए, तन्नू, और भी जो भी है, आपको सबका नाम ले रहा हूं। तो आपको ग्रुप में सारे वो कमेंट में बताने हैं। तो पहला
ये सारे आपको केवल राष्ट्रपति के आर्टिकल बताने हैं। फिर हमारे भारत के मेजर पोर्ट, बड़े वाले जो पोर्ट है उनका बताना है, बड़े पोर्ट कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन वो बताना है, बड़े पोर्ट का नाम बताना है। तीसरा क्या बताओगे बड़े पोर्ट के नाम के अलावा? तीसरे पोर्ट का तीसरा क्या बता सकते हो आप लोग? तीसरा रुको जरा, धूलभरी आंधी को रहने दो, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, ये आपको समझ में नहीं आएगा, मत बताना इसके बारे में। तो डार्क पैटर्न को छोड़ो आप लोग, ये आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। बीएस आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, मेमोराइजेशन सेल, बस ठीक है, इतना बता दो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। पढ़ाई करो, मौज काटो।